वन ऑफ दिस पेपर, मैंने इसीलिए जानबूझ के ये वाला पेपर निकाला है। कोशिश यही करनी है कि द पेपर जिसका आप पेपर वन अटेम्प्ट करें उसी का पेपर टू करें। आईजीसीएसई वालों के लिए भी ये वाला पार्ट बहुत हेल्प कर देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर हम फिर करेंगे किसी और क्लास के अंदर, वो फिर आईजीसीएसई भी कर लेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर। तो दिस इज, इफ यू डोंट हैव दिस पेपर, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, देख लें। नहीं है अगर तो डाउनलोड कर लीजिए प्लीज, इफ यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, और वो देख लें अपने पास। कुछ लोगों के पास इसका प्रिंट भी है वैसे। सो दिस इज मई जून 22 पेपर टू वेरिएंट वन। ऑलराइट, so starting with the first question, it says in 2020 the running cost of Frederick's car was $5,200. 28% of the running cost was spent on insurance. 3 upon 25 of the running cost was spent on maintenance. 740 of the running cost was spent on tax. The remainder of the running cost was spent on petrol. Calculate the amount Frederick spent on petrol. ठीक है भाई। अब एक तो ये इसके अंदर रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे, इसमें कहीं रिमाइंडर मेंशन नहीं है। सो ऑल द परसेंटेजेस एंड ऑल द वैल्यूज आर डायरेक्टली अप्लाइड टू द टोटल अमाउंट दैट वी हैव। इसमें कहीं रिमाइंडर नहीं लिखा हुआ कि 3/25 ऑफ द रिमाइंडर, इट जस्ट सेज 28% ऑफ द रनिंग कॉस्ट। सो अगर वो कह रहे हैं 28% ऑफ द रनिंग कॉस्ट, कैलकुलेटर इज अलाउड, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट। 28% इज, आंसर्स बताते जाए। 28% इज व्हाट? ओ, अब सही आएगी आप लोगों को आवाज। 28% इज व्हाट? 1450। Okay, then it says 3 upon 25. Again, 3 upon 25 of the same value. That is 3 upon 25 multiplied by 5200. That is equal to, paper details ये हैं. This is the paper. Okay. Um, क्या है? 624. All right. Then 740 of the running cost was spent on tax. So there is another 740. So this is spent on these values collectively. आप इनको subtract कर दें from the total, and that will give you the remaining cost. So remaining क्या बच रही है? अच्छा, this is 1456. Okay, ठीक है। 1450 या 1456 है? सही है, ठीक है। सो इन द एंड जब आप ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास द आंसर फॉर द पेट्रोल इज 2380। सो सब्ट्रैक्टिंग दीज वैल्यूज, मुझे इसका टोटल बताएगा जरा क्या आ रहा है? व्हाट्स द टोटल फॉर दिस, फॉर दीज थ्री वैल्यूज? दैट इज व्हाट आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5200। इसका टोटल क्या आया था? 1456 प्लस। ऑलराइट, फिर जब आप ये सब माइनस कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू बच रही है दैट इज 2380। सो दिस इज द अमाउंट दैट वाज स्पेंट ऑन पेट्रोल। करेक्ट, गॉट इट? इतना क्लियर है? सबको समझ आ गया? क्लियर? चलें नेक्स्ट उस पर आ जाएं। इट सेज इन 2021 द टैक्स इंक्रीज्ड बाय 1.5%। कैलकुलेट द टैक्स इन 2021। सो 1.5% से द टैक्स वाज इंक्रीज। सो $740 तो पहले थे। 740 multiplied by, there are two ways to calculate this value. आपको 740 का टैक्स पहले से गिवन था, उसको 1.5% इंक्रीज करना है। हाउ टू डू दैट? देर आर टू वेज हर एक के लिए।
मैं ये क्लियर कर देता हूँ. You either multiply it by 101.5 and divide it by 100. या तो आप 100% में ये वैल्यू ऐसे इंक्रीज कर लें. दैट्स वन वे टू डू इट, ताकि सबको समझ आ जाइए, बिकॉज लोग अलग अलग चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं. और यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 100, और जो आंसर आएगा आपके पास, पहले से मुझे ये बता दें. लेट्स जस्ट वर्क विद दिस. व्हाट्स दिस आंसर? 740 मल्टीप्लाइड बाय 101.5 डिवाइड बाय 100. व्हाट्स द आंसर? हम्म. ओके. ठीक है. नाउ दी अदर वे टू कैलकुलेट दिस इज, आप पहले ये निकालें. 740 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 100, इसका आंसर क्या आएगा? आई थिंक इसका आंसर आएगा $11.1. एंड देन यू ऐड इट टू 740. दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द आंसर. एक के अंदर आप परसेंटेज में एडिशन करते हैं, दूसरे के अंदर आप एडिशन करते हैं इन द नंबर. सो यू ईदर इंक्रीज द परसेंटेज इनिशियली मेकिंग इट 101.5, या तो आप ऐसे वर्किंग कर लीजिए बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज टू 101.5, या फिर आप क्या करें, पहले आंसर निकाल लें और उसके बाद उसको 740 में ऐड कर दें. एक ही बात है. ऑब्वियसली एक पे वर्किंग करनी होती है, नॉट ऑन बोथ. मतलब या तो परसेंटेज पे वर्किंग करें या नंबर के ऊपर करें. सो यू ईदर ऐड द परसेंटेज फर्स्ट और यू ऐड द नंबर फर्स्ट. ये क्लियर है सबको? इससे आगे चलते हैं. नाउ इट सेज इन जनवरी द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज $2.2 per liter. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 38.7 liters ऑफ पेट्रोल. सो $2.2 की कॉस्टिंग आ रही है, एंड देन दिस ऑब्वियसली गिव्स यू द आंसर. 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 38.7. You multiply the two values per liter value given है, you get the answer as 85.14. This is the cost of petrol for the total cost of 38.7 liters. बिल्कुल सही है. 85.14 is your answer. Now, in part two, it says the average amount of petrol Frederick's car uses is 7 liters per 100 kilometers. In January, he spent $215.6 on petrol. Calculate the number of kilometers he drives in January. So calculate the number of kilometers he drives in January. Yeah, should we always round up to four significant figures? So we round the value to three significant figures. The answers are given to, but that is for non-exact values. अगर exact values हैं तो you can just give the answer the way it's given. 85.14 लिखा है, आप ऐसे ही छोड़ दें. अगर ये नॉन एग्जैक्ट वैल्यू होती, मतलब इफ आई वाज मल्टीप्लाइंग इट बाय पाई, और मे बी इफ आई वाज मल्टीप्लाइंग इट बाय स्क्वायर रूट 3, ऐसा कोई नंबर होता जो नॉन एग्जैक्ट आ रहा होता, वो आंसर्स थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दिए जाते हैं. अगर इस किस्म की वैल्यूज होती हैं जो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई हैं एट 85.14, तो बस आप उनको पूरा लिख सकते हैं. फिर आपको उसको रोकने की जरूरत नहीं है. वो तो खुद ही ऑटोमेटिकली रुकी हुई वैल्यूज हैं. अच्छा, वो कह रहे हैं दी एवरेज अमाउंट ऑफ पेट्रोल फ्रेडरिक कार यूजेस इज 7 liters per 100 kilometers. इन जनवरी ही स्पेंड $215.6 on petrol. Calculate the number of kilometers he drives in January. तो उसने कितने किलोमीटर्स ड्राइव किया है वो ये पूछ रहे हैं. तो उसने स्पेंड तो ये किया है. अब अलग अलग तरीके हैं इन वैल्यूज को निकालने के. मैं आपको एक इसका वो भी तरीका बता देता हूँ. सिंप्लीफाइड वैल्यू ही है. $215 ने स्पेंड किए, एंड $2.2 इज व्हाट ही पेज पर लीटर फॉर पेट्रोल. मतलब टोटल ये है 215.6, और 1 लीटर है 2.2 का. तो इससे तो मुझे नंबर ऑफ लीटर्स मिल जाएंगे. आप जरा मुझे नंबर ऑफ लीटर्स बता दें कितने आ रहे हैं. ये मेरे पास टोटल कॉस्टिंग आ रही है. दिस इज द प्राइस पर लीटर. आपको ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ. दिस इज द प्राइस पर लीटर. मुझे ये बताइएगा प्लीज क्या वैल्यू आ रही है. सो यू आर गेटिंग 98 liters ऑफ पेट्रोल. मतलब उसने 98 लीटर पेट्रोल
जो है वो बाय किया है, ये हमें बात पता चल रही है। ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट प्लीज। तो ये 98 लीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 98 लीटर्स की कॉस्टिंग है आपके पास। वो वैल्यू तो आ गई। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने हमें क्या बताया 98 के साथ साथ। देखें, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आप रेशोस पे वर्किंग कर लें। रेशोस पे कैसे वर्किंग कर लें? 7 लीटर्स से द कार ड्राइव्स 100 किलोमीटर्स। और भी कोई तरीका हो सकता है, बट मुझे ये ज्यादा सिंपल लगता है। 7 लीटर्स से द कार इज ड्राइविंग 100 किलोमीटर्स। 98 लीटर्स से द कार विल ड्राइव हाउ मेनी किलोमीटर्स? सिंपल। 7 लीटर्स से ड्राइव्स 100 किलोमीटर्स, 98 लीटर से कार कितना ड्राइव करेगी, ये निकाल लें। सो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 7x इज इक्वल्स टू 9800। इफ देयर इज एनी अदर इजी वे, आप उससे भी कर सकते हैं। तो खैर, इनमें कोई इजी और लेंदी वे नहीं होता, इट्स जस्ट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। दैट्स बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कोई स्पेसिफिक मेथड, आई मीन इफ आई वांट टू पुट इट इन वन लाइन तो वी कैन, बट वैसे इसकी कोई स्पेसिफिक मेथडोलॉजी नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल यूनिटरी मेथड क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इन February द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस टू $2.24 पर लीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फ्रॉम जनवरी टू February। सो इट इंक्रीज टू 2.24। अच्छा, ये अब हम बात कर लेते हैं। सो द न्यू वैल्यू इज 2.24 एंड द ओल्ड वैल्यू वाज 2.2। 2.2 थी ना? हाँ। मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करने से मुझे आंसर 100 से बड़ा मिलेगा। ये करने से आंसर 100 से बड़ा मिलेगा। रीजन? because you have kept 2.24 in the numerator and 2.2 in the denominator. This will definitely give you an answer greater than 100. इसका आंसर क्या आ रहा है बताइएगा जरा। जस्ट दिस। अली, ये बताना सिर्फ आंसर क्या आ रहा है। सो दिस इज 101.8। अच्छा, एज आई वाज सेइंग, 101.8% का मतलब, नाउ द वैल्यू इज इटसेल्फ एट 100%। ये वैल्यू खुद 100% पर होती है। आपका नया आंसर आ रहा है 101.81। सो आई वुड से, अब इस आंसर को, अच्छा ये 101.81 भी नहीं है एक्चुअली। द वैल्यू इज एक्चुअली 101.8181। सो आई वुड टेक इट एज 101.82। टू पे लेके जाए ना फिर। वैल्यू तो रुक गई है ना। इज इट अ रिकरिंग वैल्यू या इट्स हैज इट स्टॉप्ड? रिकरिंग है तो देन यू हैव टू राइट इट एज 101.82 देन ऑब्वियसली। ये तो फिर आपको स्टॉप कर रहे हैं ना। सो व्हेन यू स्टॉप द वैल्यू देन यू हैव टू राइट इट एज 101.82। जी, अच्छा, ये अभी सॉरी परसेंटेज वैल्यू है। सो अब इस वैल्यू के बाद इसमें से जो हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो 1.82% है। क्लियर? द रिक्वायर्ड परसेंटेज दैट वी हैव इज 1.82। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर किसी को डायरेक्टली ये कैलकुलेट करना होता तो वो क्या कर सकते हैं? दे कैन डू दिस। So you can subtract this first, divided by 2.2, and then multiplied by 100. In this case, you will directly get the answer as 1.82%. So that depends आप किस वैल्यू से वर्किंग करना चाह रहे हो, वो तो आपकी चॉइस है। यस अली, आई विल। वो मेरे जहन में है, वो मैंने करनी है।
राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन मैथ बिकॉज मैथ पेपर ज़्यादा करीब है, एड मैथ का पेपर फिर भी थोड़ा सा आगे है, सो वी हैव टाइम, बट स्टिल आई विल डू दैट इन अ डे और टू इंशाल्लाह. All right, let's move on to the next part. Okay. Here are the first four patterns in a sequence made using gray tiles and white tiles. चलें पैटर्न फिल करना शुरू करते हैं. आई थिंक ये तो आप बहुत इजीली वैसे ही फिल कर सकते हैं. एंड the next value is it's 2 to 8. The value is 6. Then it is 10. नेक्स्ट क्या होनी चाहिए वैल्यू? वैसे तो पैटर्न में उन्होंने बताया हुआ है नंबर ऑफ वाइट टाइल्स कितने होंगे. तो पहले इट्स 6 है, देन इट्स, and then the next value should be 14. So 14 should give us the value as 32. The next one should be an addition of 18. मुझे ये कैसे पता चल रहा है? मुझे ये ऐसे पता चल रहा है because this is plus 6, so obviously then it's a plus 10. मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है after this. 6 plus 4, and then 10 में आप 4 ऐड करके, वैसे you can count this from here also. Number of white tiles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So 16 here, 16 here. That gives us 32. So once we have a pattern, then we can obviously move towards the other value. Or 32 plus 18 is, what's 32 plus 18? Yeah, okay. And then total number of tiles. So that then वो तो फिर आप add कर सकते हैं directly. It's just 8, 18, 32, 18 plus 32, that can be added. 50 हो जाएगा. और the next value will be 72. बेटा आप लोग एक ही सवाल बार बार क्यों पूछे जा रहे हैं? आई ऑलरेडी सेंड द मैसेज. दिस इज पेपर मई जून 2022 पेपर 2. सब मैंने मैसेज में लिखा हुआ है, फिर अगेन वही सवाल है. एवरीथिंग इज गिवन इन द मैसेज. Find an expression in terms of n for the number of gray tiles in pattern n. Number of gray tiles. Now with the gray tiles में it's an addition of 4 for every value. 4 for every value का मतलब it's a linear expression of a plus n minus 1 into d, where a is 6 plus n minus 1 into the common difference is 4. So it's 4n plus 2. This is the answer. 4n plus 2. This is for the number of gray tiles. ये clear है step? ये +4 की वैल्यू है obviously, so you can directly understand that this is an addition of 4, and then obviously put the first value is 6, so you can get the answer. So 4n plus 2. This is the answer. Next, it says pattern K has 98 gray tiles. Find K. So there's a specific pattern which has 98 gray tiles. Now I already have the formula for gray tiles. So n को मैं replace कर दूंगा with K, and then I can equate it with 98. So it's 4k is equals to 96, and then that's 96 divided by 4. So k is equals to 24. Okay. So 24th triangle जो है, ये 24th pattern, sorry, 24th pattern जो बनेगा, that will have 98 gray tiles. That's how it works. ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, आफ्टर दिस अब ये वाला पार्ट देख लेते हैं. आई गिव नमाज ब्रेक आफ्टर दिस क्वेश्चन. ये बस खत्म कर लें, फिर देन वील हैव अ 5 मिनट नमाज ब्रेक, ताकि जिन जिनको भी नमाज पढ़नी है बस आप ये खत्म कर लें पहले. अच्छा, पार्ट डी. फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ वाइट टाइल्स इन पैटर्न एन. देखें, वाइट टाइल्स के लिए जैसे अब ये लिखा हुआ है ना, वाइट टाइल्स इन पैटर्न एन. आप वाइट टाइल्स के ऊपर आए. वाइट टाइल्स का जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली बन रहा है क्वाड्रेटिक.
एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो क्वाड्रेटिक बन रहा है. नाउ देर आर टू वेज टू सेटल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस. इनफैक्ट थ्री वेज. I have seen some students using one formula. There was another formula जो मैंने बताया था that implies in every case. वो quadratic पे भी चलता है, cubic पे भी चलता है. Specifically IGCSE वालों के लिए ज़्यादा helpful वो formula होता है क्योंकि वो quadratic, cubic दोनों पे चल जाता है. So अब इसमें मैं वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करता, उसका मुझे इतना आइडिया भी नहीं है. बट वॉट आई डू इज़, अगर मैं देख रहा हूँ कि ये पैटर्न गिवन है 2 8 18, मैं आपको लिख के बता देता हूँ. 2 8 18 32 एंड 50. अगर मुझे ये नजर आ रहा है ना ये वैल्यूज. अच्छा, अब ऑब्वियसली आप डिफरेंस तो देखेंगे ना वैल्यूज में. डिफरेंस आपने देखा 6 है, फिर ये डिफरेंस देखा 10 है, फिर देखा 14 है, फिर डिफरेंस देखा 18 है. जब आपने इसका नेक्स्ट डिफरेंस देखा, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4. एज सून एज यू हैव द सेकेंड लाइन जिसमें सारी वैल्यूज एक जैसी आनी शुरू हो जाती हैं, वी अंडरस्टैंड कि इट्स क्वाड्रेटिक. एक तरीका मैंने बहुत सिंपल आप लोगों को बताया था जो कि सबको याद होगा, वो ये कि मैंने आपको सीरीज वाइज बता दिया था इसको याद कैसे रखें. सो इसकी जो लास्ट वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2a. जब मिडिल वैल्यू इज इक्वल्स टू 3a प्लस b एंड द फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c. दैट्स वन वे टू सॉल्व दिस इन अ सेटिंग ऑफ, अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ऑफ द टाइप an² प्लस bn प्लस c. दिस इज वन वे टू डू इट. आपका ए का आंसर आ जाएगा 2 ऑब्वियसली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. एक दफा ए आ गया, आई कैन सी 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 6. So that's 3 into 2 plus 6, which is equal to this. So b is equals to 0. And the other way is a is 2, b is 0, c हमें नहीं पता. इनफैक्ट इसके अंदर c भी 0 ही आ रहा है, राइट. b की वैल्यू 0 आ रही है, c भी 0 ही आ रहा है. वेरीफाई कर लें, थोड़ा देख लें एकदम, हमें बता दें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी हुई. मैं बता देता हूँ, एक सेकंड. आप मुझे ज़रा ये बताइएगा क्या वैल्यू आ रही है इसकी. सो दिस इज 2n². ठीक है. दैट्स द फॉर्मूला टू वर्क विद इट. देखें क्वाड्रेटिक को ना, इसके पीछे की जो मेथडोलॉजी है वो तो डिफरेंट है. बट इसके लिए समझने के लिए आप ऐसा करें कि ये आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है. फॉर ऑल दोज हु स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्या लिखा है, आपके पास पूरी सीरीज लिखी होती है. यू सी द डिफरेंस इन द सीरीज वैल्यू 6 10 14 18, राइट. देन यू सी द सेकंड डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस में आप नोटिस करें नीचे ये सब 4 4 4 आना शुरू हो गया. सो द वैल्यू इज, अब कांस्टेंट वैल्यूज आनी शुरू हो गई हैं. जैसे ही आप कांस्टेंट वैल्यूज हिट करें आपको समझ आ जाता है अच्छा कि अगर पहली लाइन कांस्टेंट हो जाती तो मुझे पता चल जाता कि ये लिनियर है. दूसरी लाइन कांस्टेंट हो रही है तो मुझे पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक है. आईजीसीएसई के अंदर देयर आर सम क्वेश्चंस जब ये थर्ड लाइन में जाके जो है वो कांस्टेंट होते हैं तो वो क्यूबिक भी हो जाता है. उसका मैंने तरीका बताया था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आप लोग मुझे वैसे ही बताइए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता किस टाइप का है. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस bx प्लस सी. तो सबको पता है ना, ax² प्लस bx प्लस सी. एवरी जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑफ दिस टाइप, ax² प्लस bx प्लस सी. अच्छा, आप क्योंकि टर्म्स के साथ वर्किंग कर रहे हैं इसलिए हर जगह पे n नजर आ रहा है तो आप n लिख लीजिए. ये है एक जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके लिए, an² प्लस bn प्लस सी. व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, उसका मैंने एक इनको शॉर्ट बताया था तरीका लिखने का कि भाई जो लास्ट वैल्यू बनती है ना आपकी वो 2a के इक्वल होती है. द वैल्यू इन द मिडिल is equal to 3a plus b, and the first value is equal to a plus b plus c. Excuse me. So first, last value is equal to 2a, second value is equal to 3a plus b, and the first value is equals to a plus b plus c. अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो आपको a b c सब मिल जाता है. इज दिस क्लियर नाउ?
Is this clear? One second. Uh, can IGCSE ask number sequence and other polynomial as x to the power of 4 and beyond? No, no. It's just x cube. X cube is the last value, otherwise you don't go for powers of 4. For that, a plus b plus c equals to 2. That's basically a whole technique of, I've explained it in previous classes also. वो एक पूरी टेक्निक होती है फॉर क्रिएटिंग दीज वैल्यूज एज ए बी एंड सी. बट मैं आपको बता दूंगा टेक्निक. अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वाई इज इट ए प्लस बी प्लस सी. दैट्स बिकॉज फॉर द फर्स्ट वैल्यू एन इज इक्वल्स टू 1, राइट? देखें आप, एन शुड बी इक्वल टू 1. So if you put 1 in place of n, you get a plus b plus c. इस पे मैं बात कर भी लेता हूँ, मैं आप लोगों को ये पूरा बता भी दूंगा कि ये हम किस तरह से इस पे आते हैं. आई हैव डिस्कस्ड इट इन अनदर क्लास. ये मैं डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज वो अभी फिर हमारा टॉपिक उसमें डेप्थ में चला जाएगा. देर इज वन मोर वे टू गेट दिस आंसर स्पेसिफिकली फॉर द 4024 स्टूडेंट्स. देखिए 4024 के अंदर जब वो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं ना, वो हर दफा ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको फॉर्मूला याद होगा. आई मीन यू डोंट इवन हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला याद करने की टेक्निकली ज़रूरत नहीं होती. वो इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से आपसे याद करवाने वाली टेक्निक अप्लाई कर देते हैं, और वो टेक्निक एक और तरीके से भी चल जाती है. एंड दैट इज थ्रू क्रिएटिंग दीज ट्राइंगल्स एंड दीज वैल्यूज. यहाँ पे वाइट टाइल्स की बात हो रही है ना. वाइट टाइल्स के लिए हम ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं. आई कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड मल्टीप्लाइड बाई 2. इफ यू डू दैट यू स्टिल गेट द आंसर. ये बात काफ़ी लोगों को शायद नहीं पता होगी. आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं पैटर्न्स के अंदर. इसके अंदर बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. एंड दिस इज 4 बॉक्सेस. हाफ बेस इनटू हाइट करके भी इस पे काम किया जा सकता है. दैट्स अनदर वे, बट चलें अभी फिलहाल इस पे ही चलते हैं. ये सबको क्लियर है स्टेप? पार्ट डी यहाँ तक समझ आ गया? एनी कंफ्यूजन? सी. सी पार्ट, दिस वन. नो, दे आर लुकिंग number of gray tiles in the pattern. Pattern should be the number value and the answer should be equal to 8. Answer is 98, na, not the input. All right, part E. Find the total number of tiles in pattern N. Pattern 20, sorry. So pattern 20 should contain number of gray tiles. के लिए we have the formula 4n plus 2. 4n plus 2 for the gray tiles plus 2n square for the white tiles. इन दोनों को आप ऐड कीजिए और 20th पैटर्न पे वर्किंग करके निकाल दें क्या आंसर आ रहा है. या व्हाट्स द आंसर? 882. ऑल राइट, चलें, ज़बरदस्त. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? लेट्स जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक, ज़रा सब नमाज भी पढ़ लें और देन वी रिटर्न एट 7:15. ठीक है, मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ फॉर दिस पार्ट. ओके. नहीं, आई एम नॉट क्लोजिंग द विंडो, आई एम जस्ट
ओ सॉरी, अब आवाज आ रही है? The graph shows the cost in dollars of buying a length of fabric t meters long. Use the graph to find the cost of buying 3.8 meters of fabric. 3.8 meters of fabric will be, चलिए ये तो सिंपल सिंपल हो गए. So that's a simple 28. ठीक है जी. अच्छा, Samira buys K meters of fabric. She pays with a $20 note and receives $1.5 change. Use the graph to find the value of K. So she receives 1.5, मतलब 20 में से तो 18.5 की फैब्रिक बाय करी है. मतलब 2.5 मीटर्स की फैब्रिक आ रही है. क्लियर है ये? Alright, so it says Anita cuts 10 meters of fabric into three lengths to make a blouse, skirt, and a dress. The length of fabric needed to make the blouse, the skirt, and the dress are in the ratio 6 is to 8 is to 11. Find the length of the fabric that is cut to make the dress. Okay. So ये तो easy हो जाएगा. इसलिए क्योंकि रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है, इट्स 6 into 8 is to 11. और ये इंटू 3 लेंथ, सो 10 मीटर्स है ना टोटल गिवन है. अब आई डोंट वांट टू पुट इट इनटू अ फॉर्मूला, बट देन अगर आप चाहें तो आप इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं. फॉर ऑल दोस्त जिनको याद नहीं रहता, वो इस तरह से वैल्यू रख सकते हैं. यू कैन राइट इट एज रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो. इट्स अप टू यू. यू डोंट वांट टू मेमोराइज इट लाइक दिस, डोंट, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स द सिंपल unitary method. Ratio being 11 for the dress. Sum of ratio is 6 plus 8 plus 11 multiplied by the total is 10 meters. बस इतनी सी बात है. आप चाहें तो उसको यूनिटरी से भी कर सकते हैं, यूनिटरी ही है, बस जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग इट. सॉल्व करेगा प्लीज, मुझे बताएगा क्या वैल्यू आ रही है इसकी. 4.4. ओके. अली कर सकते हैं वैसे भी. नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते. All right, so a nearest degree वाला question. So all those who have any problem in bounds वो भी देख लें ये part C. It says the upper bound for the area of a rectangular piece of fabric is 8.8125. Please इस पे जरा ध्यान दीजिएगा. 3 marks का question है by the way. ये है bounds का but question 3 marks का है. The upper bound for the area of the rectangular piece of fabric is 8.8125. The width of the piece of fabric is 2.3 meters. Correct to the nearest 0.1 meters. The length of the piece of fabric is d meters, correct to the nearest 0.1 meters. Find the value of d. अच्छा, अब ये अपर बाउंड बता रहे हैं फैब्रिक का, तो वो कह रहे हैं द विड्थ ऑफ द पीस ऑफ फैब्रिक इज 2.3, करेक्ट टू द नियरेस्ट. एक चीज जो सबको समझ नहीं आती वो बात ये है कि जो भी एरिया वगैरह होता है ना, इफ यू हैव एरिया और यू हैव वॉल्यूम और एनी सच वैल्यू, वो अपर बाउंड पे नहीं होती. ये वैल्यूज कभी भी अपर बाउंड पे नहीं होती. जो नंबर अपर बाउंड पे होता है ना, वो डायमेंशंस होती हैं. आप डायमेंशंस को अपर बाउंड पे लेकर जाते हैं, दैट ऑटोमेटिकली गिव्स यू द अपर बाउंड वैल्यू फॉर द एरिया. आप डायमेंशंस को लोअर बाउंड पर लेकर जाते हैं, दैट ऑटोमेटिकली गिव्स यू द लोअर बाउंड ऑफ द एरिया. सो नेवर एवर डू एन अपर बाउंड वैल्यू ऑन द एरिया डायरेक्टली और ऑन द वॉल्यूम. एरिया वॉल्यूम डायरेक्टली अपर बाउंड पे नहीं जाते, ना लोअर बाउंड पे जाते हैं.
मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू आंसर्स नहीं जाता, या ना डिवीजन ऑफ टू आंसर्स जाता है। अगर आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो स्पीड ने नहीं जाना अपर बाउंड पे, यू नीड द मैक्सिमम डिस्टेंस अपॉन द मिनिमम टाइम। ठीक है। अगर आपने लोएस्ट स्पीड पे जाना है तो यू नीड द मिनिमम डिस्टेंस अपॉन हाईएस्ट टाइम और द मैक्सिमम टाइम। सो अब इस केस के अंदर जो है ना, मैं पहले विड्थ पे वर्किंग करता हूँ कि विड्थ का अपर बाउंड क्या होगा। विड्थ का अपर बाउंड होना चाहिए, अब एक बात हम सबको पता है, मैं बार बार ये बात डिस्कस कर चुका हूँ, कि all you have to do in this question is, it says nearest 0.1, you just divide the value by 2, that gives you 0.05 meters. You divide this value by 2, that gives you 0.05 meters. ये तो इनके अपर बाउंड लोअर बाउंड की एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रही है। So for the case of width, I will do 2.3 plus 0.05. That gives me 2.35 meters. This is the width for, this is the upper bound of the width. Now let's talk about the upper bound of the length, which is D. I don't know the value of D, but मुझे ये पता है कि उसमें 0.05 ऐड होना है, ये मुझे पता है। And collectively मुझे ये पता है कि if I multiply these values, I am supposed to get 8.8125. That is what it means. If I multiply the upper bounds, I am expecting to get the answer like this. So I will divide this by 2.35 and then you can calculate D. जल्दी से बता दें please क्या आ रहा है ये? Yeah, I will do that. I will send the paper once we have solved it. अगर ये पूरा अभी solve नहीं हुआ तो then definitely we'll do something tomorrow related to this. Yeah, 3.7 meters. So पूरा तो खैर अभी मुश्किल ही है क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है, वो कर लेंगे। So the upper bound for the width multiplied by the upper bound for the length, and that is equal to the area, and then you divide the value and get the value for D. Um, why did you multiply 2.35 with D plus 2? Because that's the area, no? Length and breadth. Length into breadth. So the fabric is actually like this. It's something like this. So अपर बाउंड निकालना है तो इन दोनों वैल्यूज के अंदर आई विल हैव टू पुट 0.05 टू इट एंड देन आई गेट द आंसर फॉर द अपर बाउंड फॉर द एरिया। If it's said area is also correct to the nearest, नहीं, even then area, even if they write it कि it's the upper bound lower bound, they have already written it actually अगर आप देखें तो, but area itself is never rounded to an upper bound or a lower bound value. I mean किसी और जगह पे करते होंगे, बाउंड्स में नहीं करते। Obviously, if you are solving a mensuration question, I will do it, but bounds में नहीं करते। बाउंड्स वाले केस के अंदर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मैक्सिमम स्पीड ये है, या चलें स्पीड को छोड़ें, एरिया की बात करें, इफ आई एम सेइंग ये इसका अपर बाउंड है एरिया का, तो इसका मतलब एरिया राउंड नहीं हुआ वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड वाली वैल्यूज से हम आगे आए हुए हैं। सो हमें इस केस के अंदर लेंथ का अपर बाउंड निकालना होगा, विड्थ का अपर बाउंड निकाल के, एंड देन वील मल्टीप्लाई द टू वैल्यूज, दैट विल गिव अस द अपर बाउंड फॉर द एरिया। फाइनल जो आंसर होता है एरिया वॉल्यूम या ऐसी कोई भी वैल्यू, उसको बाउंड्स पे अपर बाउंड लोअर बाउंड पे लेके नहीं जाते, डायमेंशंस को अपर बाउंड लोअर बाउंड पे लेके जाते हैं, एंड दैट ऑटोमेटिकली गिव्स यू द मैक्सिमम आंसर। करेक्शन इज डन इन द डायमेंशंस, फिर उसके बाद एरिया वॉल्यूम निकलता है, तो आपको एरिया वॉल्यूम को करेक्ट नहीं करना होता फॉर बाउंड्स वाला क्वेश्चन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आप वैसे राउंडिंग करते हैं रेगुलर क्वेश्चंस के अंदर, ये राउंडिंग अलग है। वो राउंडिंग तो अलग होती है ना, थ्री सिग्निफिकेंट वाली, और वैसे टू डेसिमल प्लेस और वन डेसिमल प्लेस, दैट्स डिफरेंट।
Right. A cuboid has dimensions x. And the base of the triangle is 5.7 centimeters. Find the smallest height. सही है. If area is 12 meters square, correct to the nearest square meter, and the base of the triangle is 5.7, correct to the nearest, find the smallest height. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट हाइट निकालने के लिए तो आपको इसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना, डायमेंशनल वैल्यू पे. मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूँ अभी, इस पे बात कर लेता हूँ जो आप बात कर रहे हैं. अच्छा, इट सेज अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशंस. मैं बता देता हूँ ये वाला. अब मैं चाह रहा हूँ पहले हम इस पे वो कर लें, फिर मैं ये बता देता हूँ. इफ़ दिस इज़ डिफरेंट तो फिर मैं ये अलग से वैसे ही बता दूंगा, शेयर भी कर दूंगा. ये मुझे भेज भी देना अलग से व्हाट्सएप पे. A cuboid has dimensions x meters by x meters by 10 centimeter. The volume of the cuboid is 62.5 centimeter cube. Find the value of x. Okay. सही है. आई ओके, आई गॉट इट. ठीक है, मैं भी इस पे बात कर लेता हूँ क्वेश्चन के ऊपर. पार्ट बी. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है जो भी आपने भेजा ना. मैं भी डिस्कस करता हूँ ये. A piece of card AOB is a sector of a circle, center O with angle 84 degrees and radius 15 centimeters. Show that the arc length of the sector is 7 pi. So for the arc length, we work with theta upon 360 into 2 pi r. It's 84 upon 360 into 2 pi. The radius is 15. देखें 7 pi आ रहा है. मैं वो भी देख लेता हूँ. Okay. Okay, OA is joined to OB to form the curved surface area of a cone. Calculate the radius of the cone. So OA is joined to OB to form the curved surface area of a cone. Calculate the radius of the cone. Okay, ठीक है. अब वो ये जो पार्ट्स है ना, ये सो वी हैव डिस्कस दिस बिफोर आल्सो. वो इसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं. Basically, they are trying to close the value and to sort of create a cone out of it इस तरह से करके, और ये इसकी जॉइंट वैल्यू बन जाती है. समझे, यहाँ पे ऐसे जॉइंट आया हुआ है. अब वो आपको ये बता रहे हैं, आपने जो लेंथ निकाली हुई है ना, द आर्क लेंथ दैट यू हैव, ये जो आर्क लेंथ है ये हमने पहले बहुत दफा डिस्कस किए हैं ऐसे क्वेश्चंस. दिस आर्क लेंथ इज इक्वल टू दिस. मतलब इवेंचुअली जब व्हेन यू क्लोज इट तो इट इज इक्वल टू दिस ऑब्वियसली. So that 7 pi from that value, this 7 pi basically now represents this arc length which is now equal to 2 pi r. So जो वैल्यू पहले, अब आप क्या करें क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, so there is a take it as capital R. So that 7 pi which was part of that given figure, और वो एक स्पेसिफिक रेडियस से वैल्यू बन रही थी, वो अब इस पूरे सर्कमफेरेंस की इक्वल आ रही है. सो जो 7 पाई है दैट इज नाउ इक्वल टू दिस 2 पाई आर. इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस. ये वैल्यू है विच इज रिप्रेजेंटिंग आर्क लेंथ. आर्क लेंथ होने की वजह से आई हैड टू राइट इट एज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. बट जब आपने इस पूरी लेंथ को मिला के क्लोज कर दिया ऐसे, तो इसकी लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना. ऑब्वियसली हाउ विल द लेंथ चेंज? अगर एक पीस ऑफ पेपर है उससे आप ये लेंथ बना रहे हैं तो द लेंथ विल रिमेन द सेम. लेंथ को फर्क नहीं पड़ता. सो लेंथ स्टेज 7 पाई, बट अब द लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स.
पहले it was representing an arc length, now it is representing a complete circle. So initially it was representing theta upon 360 into 2 pi r. Now it is just representing 2 pi r. आपने काम क्या करना होता है, आप आंसर निकालते हैं फ्रॉम दैट पार्ट और आप उस आंसर को इक्वेट कर देते हैं विथ 2 पाई आर. सो दिस इज थोड़ा सा मोनोटोनस टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप से ही आता है. आप ऊपर से आर्क लेंथ से आंसर निकालते हैं और उसको सर्कल के सामने रख देते हैं. मैं इसका आर बस ये ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर हम आर कैपिटल ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. अदरवाइज देर इज नो नीड एज सच. So the radius is 3.5 centimeters. So you calculate the answer from the arc length and you equate it in front of the circle. बस ये काम करना है. Clear है इतना? Confusion? All right. So find the height of the cone. Okay, height की बात कर लेते हैं. Height of the cone. अच्छा, height of the cone हम कैसे निकाल सकते हैं? अब हमारे पास इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं थोड़ा सा इसे कंपैरिजन कर देता हूँ इंफॉर्मेशन का. So this is 15, this is 7 pi. जब आप इसको इस फॉर्मेट में रखते हैं something like this. So this is 3.5. Now to understand, देखें ये 15 है, इसकी slant length 15 है. It's the same length. इसकी slant length 15 हो जाएगी. ये भी हम इस तरह से डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे, the slant length becomes 15, which was previously the radius of the sector. The radius of that sector now becomes the slant length of your cone. ये ऐसे क्लोज हो गया ना, तो हाइट तो वही रहेगी, वो जो पहले रेडियस था वो अब ये वैल्यू बन जाएगी. ये बात क्लियर है? ये बात अगर आपको क्लियर नहीं है, मैं पहले बता भी चुका हूँ, बट दिखा देता हूँ एक दफ़ा, दोबारा से देख लें जल्दी से कि थ्रू डायरेक्टली समझ आ जाता है. सो विद दिस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. देखें ये पार्ट जो है ना, ये इस तरह से ओपन होता है. सो इट वाज रिप्रेजेंटिंग द सेक्टर, ये पार्ट, द कोन वाज रिप्रेजेंटिंग द सेक्टर. अब आप इसको क्लोज करना शुरू करेंगे तो नाउ दिस बिकम्स द स्लांट हाइट. मैं इस कट की बात कर रहा हूँ. दिस नाउ बिकम्स द स्लांट हाइट. सो व्हाट वी विल डू इज, हमें ये वर्टिकल हाइट चाहिए. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम. अब ये आंसर बता दें. फ्रस्ट्रम इज जस्ट अ कट इन द गिवन कोन वैल्यू. बस वो होता है. सो दैट बेसिकली मूव्स टू सिमिलैरिटी वाली कंडीशन. वो सिमिलैरिटी पे चला जाता है. फ्रस्ट्रम तो एक बस गिवन कोन वैल्यू कट हो जाती है ना. उसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं. अच्छा, अब इस पे बात कर लेते हैं. एन एम्प्टी बैरल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर हैज रेडियस 20 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 80 सेंटीमीटर्स. The barrel is filled with water at a rate of 5,500 centimeter cube per minute. Calculate the time taken to completely fill the barrel. Give your answer in minutes and seconds. Calculate the nearest second. ठीक है. So वो अब इस पे बता रहे हैं रेडियस और हाइट गिवन है द बैरल फिल्ड वाटर. फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर इज 20, हाइट इज 80.
फॉर नाउ लेट्स जस्ट लीव द वैल्यू एज 1600 पाई, क्योंकि अभी ये तो आंसर है ही नहीं ना. दिस इज नॉट द आंसर. नाउ दिस वॉल्यूम is getting filled with water at a rate of 5500 centimeter cube. अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओ या सॉरी, माय मिस्टेक. 20 स्क्वायर. करेक्ट. इसका आंसर बताएगा क्या आ रहा है. व्हाट्स द वॉल्यूम. 32,000 पाई. ओके. नाउ द टाइम टेकन शुड बी 32,000 पाई divided by 5500, which is. ओह, चलें, बड़ी वैल्यू आ रही है. इसका काम ये करते हैं. सो दिस कैन बी स्प्लिट एज 18 मिनट्स. और ये जो डेसिमल वैल्यूज हैं 0.27835, यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 60 टू कैलकुलेट द सेकेंड्स. 18 तो पूरे मिनट्स हो गए ना. एंड देन 0.27835 इंटू 60 गिव्स यू द सेकेंड्स वैल्यू. वो बताएं क्या आ रही है. सो विल सी द सेकेंड्स कितने बन रहे हैं. 16 पॉइंट समथिंग आ रही है. क्या आ रहा है आफ्टर राउंडिंग. ओके. So after rounding, it is 17 seconds. So it's 18 minutes and 17 seconds. Gee, is everyone clear with this? It says time is 32,000 pi divided by 5,500. This is the total capacity of the cylinder. The total capacity of the cylinder divided by the rate of with which the water is filled. तो 18.27835 वैल्यू आ रही है. 18 तो मिनट्स हो गया. और 0.27835 मल्टीप्लाइड बाय 60 17 सेकेंड्स हो गया. अरे वो अलग वैल्यू है. ये तो टाइम डिफरेंट सेंस में है ना. ये तो वॉल्यूम कैपेसिटी वाला पार्ट है. दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन. वो तो अलग ही है जो आप बात कर रहे हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5. कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x+3. नहीं बेटा, तुम तो बात जो कर रहे हो वो तो काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है. होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वो दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम इज डिफरेंट. तो टेक्निकली आप इसको डिस्टेंस ही समझ रहे हैं ना. दिस इज द टारगेट, इतना वाटर फिल करना है, एंड दिस इज द स्पीड. अच्छा, इसमें बताइएगा प्लीज वैल्यू क्या आ रही हैं क्यूबिक. उसमें बताइएगा एक्स क्यूब माइनस 4x+3. व्हाट्स द आंसर. ओके, अब इसको ड्रॉ करना होगा. मैं ड्रॉ कर देता हूँ अगर आप लोग अपने पास नहीं भी कर पा रहे. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. इट्स -3 -12. -3 and -12. So this is -11 और ये होगा -12. फिर है -2 and 3. -2 and 3. ओके. -1 and 6. 3 and 0.
नहीं, 0 and 3, सॉरी, 0 and 3, 1 and 0, 2 and 3, and 3 and 18. Something like this. ठीक है जी, ये ग्राफ बन जाएगा। बस कोशिश करेंगे जितना एक्यूरेट बना सकते हैं उतना एक्यूरेट बनाएं। ऑल्दो सम मार्जिन एरर तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, बट जितना अच्छा बन जाए। By drawing a straight line on your graph, find the solutions of the equation x cube minus 4x minus 2। अच्छा, अब ये पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। लेट मी डिस्कस इट अगेन। नाउ दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन, राइट? ये तो अभी आपने बनाई है, दिस इज द ग्राफ दैट यू हैव। ये पार्ट देख लेते हैं। एंड दिस इज गिवन एज एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 2। So the new equation that they are asking us to solve is like this, equals to 0। अब मसला क्या है? द डिफरेंस बिटवीन दैट इक्वेशन दिस इक्वेशन। पहले तो आप लोग इस बात पे क्लियर रहें कि इसमें डिफरेंस क्यूब और क्वाड्रेटिक का नहीं आता। डिफरेंस अगर ज्यादा से ज्यादा भी आएगा ना, द चेंज इन वैल्यूज, तो वो एक्स में आएगा या कांस्टेंट में आता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखें, जित आप जिस लेवल पे चेंजेस करेंगे वो उतना ही ग्राफ नया बनाना पड़ेगा। अगर चेंजेस क्यूब में होंगे तो क्यूबिक ग्राफ नया बनाना पड़ेगा। चेंजेस अगर क्वाड्रेटिक में होंगे, वैसे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, बट बहरहाल एक्स स्क्वायर की टर्म अगर होती और फिर चेंजेस एक्स स्क्वायर में होते तो फिर मुझे क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना पड़ता। वो तो बहुत काम है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के अंदर चेंजेस मिलेंगे। चेंजेस आपको मिलेंगे लिनियर के अंदर। लिनियर मतलब जैसे वहां -4x लिखा हुआ है ना, हो सकता है नीचे -4x नहीं होता, मे बी इट्स -5x। अभी नहीं है, अभी नहीं लिखा हुआ, बट ऐसा हो सकता था। अच्छा, दूसरी बात अब देखें आप, आपके पास ऊपर लिखा हुआ है +3 और नीचे लिखा हुआ है -2। सो दिस इज योर ओल्ड एक्सप्रेशन विच यू हैव ऑलरेडी ड्रॉन, एंड दिस इज योर न्यू एक्सप्रेशन। ये न्यू एक्सप्रेशन है। मैंने ये बहुत दफा सबको बताया है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आप दोनों एक्सप्रेशंस को मैच करें। जो मैच कर रहा है दैट्स फाइन, जो मैच नहीं कर रहा, ऊपर लिखा है +3, नीचे लिखा है -2। नाउ फोकस ऑन -2। फोकस ऑन -2, दिस इज द न्यू वैल्यू। अच्छा, आप नई इक्वेशन को खराब नहीं कर सकते। यू डोंट हैव टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्रेशन, बट यू सम हाउ नीड टू मेक दिस 3 विजिबल इन योर एक्सप्रेशन। 3 विजिबल का मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखें -2 को स्प्लिट करके कि आपको +3 नजर आ जाए उसमें। मतलब व्हेन यू डू प्लस माइनस, तो इट शुड गिव यू द फाइनल आंसर एज -2, बट इट शुड कम आउट ऑफ 3। ऐसे ब्रेक करें -2 को। कैन यू ब्रेक -2 इन अ मैनर कि आपको उसमें 3 नजर आ जाए? कौन सी दो वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इंक्लूडिंग 3 कि उससे आंसर -2 बन जाए? मुझे तो नजर आ रहा है। मैं लिखूंगा x³ -4x -5 + 3। अगर मैं लिखूं -5 + 3, बिल्कुल सही है, तो उससे क्या बनेगा? -2 बन जाएगा। और इससे फायदा क्या हो रहा है? 3 भी नजर आ रहा है। दोनों ही काम हो रहे हैं ना। 3 नजर भी आ रहा है और ये काम भी हो रहा है। अब इसका एडवांटेज, all this is equals to 0। Now what do you do? Just keep everything original on the left hand side and move the 5 on the other right hand side. So your original equation जो आप already draw कर चुके हैं वो ये बनी हुई।
दिस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ये 5 आ गया राइट हैंड साइड के ऊपर. Think of any other number which will give you -2, and then 3 should also be visible in it. Can you think of any other number? Huh. So that it makes 2 visible, na? There are other ways to do this also, but yeah, but this is the easier one. Straight पता चल जाता है कि भाई ये है. You know, what is the gap? What was extra introduced in the expression which created this? But this is what we do with the new expression. Old को तो हम नहीं करते ना कुछ भी. Old तो बना हुआ है already. So now you have your old expression on the left hand side and the new expression on the right hand side. Everything new on the right hand side. Now we already understand ये भी y होता है and this is also y. ये आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. ये बना हुआ है ऑलरेडी. अब आपको क्या ड्रॉ करना है? आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू 5. सो आपके स्टेप्स क्या होते हैं? आप न्यू इक्वेशन को पहले स्प्लिट करते हैं so as to see the older expression visible in it. Then you separate the values. The original expression on the left hand side, everything new on the right hand side. So original expression तो बना हुआ होता है, वो बना हुआ ऑलरेडी. राइट हैंड साइड को आप बना दीजिए. Y is equals to 5. So I will draw a line at y is equals to 5. Now when you draw the line at y equals to 5, you get these values. This is -0.5 and 0.35, I would say. So -1.5 and -0.35. And yeah, there is another one, sorry. 2.2. So I have three values. -1.5, -0.35, and I have 2.2. Got it? ये देख लें एक दफ़ा. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो मुझे बताइए, फिर आगे चलते हैं यहाँ से. या उससे नहीं फर्क पड़ता. थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकती है वैल्यू. अच्छा जी, अब नाउ फॉर द कंस्ट्रक्शन पार्ट अगेन. सो कंस्ट्रक्शन इस तरह तो रिक्वायर्ड ही नहीं है अब तो. Not in this manner, it's not required. So the construction is to be done in a different manner. कंस्ट्रक्शन पे मैं बिल्कुल ना सेपरेटली एक क्लास कर दूंगा. जस्ट टू गिव यू ऑल एन आइडिया ऑन हाउ टू वर्क विद कंस्ट्रक्शन. एक क्लास में पूरी कर दूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट एंड इट डजंट रिक्वायर दिस मच इंफॉर्मेशन. या मैं एक बिल्कुल अलग से क्लास कर दूंगा बिकॉज मैं अभी नहीं चाह रहा कि इस क्वेश्चन पे हम कंफ्यूज हों. फॉर द कंस्ट्रक्शन मैं बिल्कुल एक अलग से क्लास कर दूंगा इन दिस वीक. इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट. All right. Come to question number 7. Yeah. Okay. Question number 7. So in question number 7, it says Yasir travels to work either by car, bus, train, or bike. The probability of using these means of transport on any work day are shown in the table.
कार इज, या मैं एक और रीजन भी है उसका, मैं चाह रहा हूँ कि जब कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस वगैरह करें ना, तो फिर क्लास शायद कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं हो, जितने स्टूडेंट सामने हों तो वो फिर देख भी तो सकें, बिकॉज ये तो मेजरमेंट वगैरह देखना ही मुश्किल होगी, बट मैं ये करा दूंगा अलग से, इसका मसला नहीं है. Find P. So the probabilities whether traveling by car, bus, train, and bike, this all is equal to one as a total. तो आप इन सबको ऐड करें और वन से इक्वेट कर दें. आंसर बताएगा क्या आ रहा है. पी की वैल्यू. नहीं नहीं, क्यों. इफ द क्वेश्चन सेज मेजर देन यू हैव टू मेजर इट. देखें, मैं अभी उस पर वापस आता हूँ. जब मैं ये वाला क्वेश्चन अब शुरू कर दिया ना, फिर मैं वापस क्वेश्चन 6 पर आता हूँ. आई विल गिव यू एन आइडिया ऑन दैट. वन सेकेंड. Acha, find the probability that on Monday and Tuesday he travels to work by train on one day and by bus on the other day. So travels to work by train on one day and by bus on the other day. So ये हो सकता है पहले दिन ट्रेन पे जाए, नेक्स्ट डे बस पे जाए, वही तो कंडीशन रेड ब्लू ब्लू रेड वाली. और it could be bus on the first day and train on the second day. Why? Because they haven't given any information on कि किस दिन किस ट्रांसपोर्ट मोड पे जा रहे हैं. So maybe train on the first day, bus on the second day, or bus on the first day, train on the second day. So train is 0.26, bus is 0.4, and then obviously you can just multiply the value by 2 to get the answer. Train multiplied by bus plus bus multiplied by train. Simple. Divide by 1? No, no. I mean, ये तो probability या लिखी हुई है ना, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है. Alright, so the answer is 0.208. So train multiplied by bus plus bus multiplied by train. The probabilities are already given as decimal value, so we don't have to do anything to it. Find the probability that he travels to work by bus at least once on Wednesday or Thursday. So find the probability he travels to work by bus at least once on Wednesday or Thursday. अच्छा, अब at least once on Wednesday or Thursday. So इसमें दो conditions बनेंगी. So maybe he travels to work by bus on Wednesday and not by bus on Thursday. This is one value. Plus, ये भी हो सकता है कि he travels to work not by bus on Wednesday, but by bus on Thursday. Or this is also possible that he travels to work by bus on both days. So पहले दिन बस से जाए, दूसरे दिन नहीं जाए. प्लस पहले दिन बस से नहीं जाए, दूसरे दिन बस से चला जाए, प्लस दोनों दिन बस से चला जाए. एटलीस्ट वंस लिखा हुआ है ना, सो आई हैव टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी कि दोनों दिन भी बस से जा सकता है, बिकॉज एटलीस्ट का तो यही मतलब होता है. सो पहले दिन बस से जाएं, दैट्स 0.40. दूसरे दिन बस से नहीं जाएं, बस से नहीं जाने का मतलब फिर और किसी भी मोड से जाएं, हमें नहीं फर्क पड़ता. So if by going by bus means 40%, then go by going with any other means of transportation is 0.6. बस से जाएं 0.4, बस से नहीं जाएं इट्स 0.6. अब आप कौन से मोड से जाते हैं वो आपकी चॉइस है. प्लस पहले दिन बस से नहीं जाएं तो फिर किससे जाएं, एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉट एवर यू वॉन्ट, 0.6. और बस से जाएं थर्सडे को 0.4.
plus first day with bus 0.4 multiplied by second day also with bus 0.4. ठीक है. आंसर. So when it says not by bus means any other means of transportation. तो any other में other than bus, whatever means of transportation you use, that's irrelevant. अब आप कार से जाएं, ट्रेन से जाएं, बाइक से जाएं, वो सब एक में काउंट हो जाएगा. नॉट बाय बस. बस से नहीं जा रहे ना, बस बाकी सारी वैल्यूज फिर इररेलेवेंट हो जाएंगी. सो दे आर नॉट सेइंग कि बस से जाएं और फिर कार से जाएं. हाँ, -1 कर दें, वही बात है. तो वही किया ना मैंने भी, 0.4 और 0.6. So then the mode of transportation, if it's not bus, then it's irrelevant. ठीक है. यहां तक समझ आ गया, ये क्लियर है. जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज. हम देखेंगे क्लास थोड़ा सा 5-10 मिनट्स पहले एंड कर लेंगे, बट अभी नहीं कर रहे हैं. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ऑल राइट जी, बताइए भाई. हाँ अच्छा, एक बात. या सो बिफोर मूविंग ऑन, ओके, क्वेश्चन नंबर नहीं, ये बी पार्ट है ना, तो चलें पहले बी पार्ट खत्म कर लेते हैं. लेट्स जस्ट फिनिश दिस क्वेश्चन, फिर देन वील सी. क्लास वगैरह अगर एंड करनी हुई, और मैं कंस्ट्रक्शन की भी एक बात बता दूंगा आपको. So Yasser records the length of time he spent at work and each of 70 work days. The table shows the result. Complete the histogram. So some of the students they face problem in the frequency density part. तो वो हम देख लेते हैं जरा. Because the y-axis says frequency density. For these kind of questions, you need another row to work with, and that row basically represents the frequency density. So the frequency density is taken as frequency upon class width. Class width is the width of this time interval. So the class width in this situation is 2. In this situation, it's 1. In this, it is 0.5. यहाँ पर it's again 0.5. For this value, it is 0.75. For this, it is 1.25. So what you need to do is frequency density means आप करें frequency upon class width. So take 4 divided by 2, that makes it 2. Frequency 6 divided by 1, that's 6. 9 divided by 0.5, that's 18. 23 divided by 0.5, 46. 18 divided by 0.75 is 30. Check करें. और नो. जल्दी जल्दी बताओ भाई. नहीं, 30 नहीं होगा. 24. 10 divided by 1.25 is quickly. Some parts they have already drawn. चलो good. 8. So कुछ वो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, 7 तक ड्रॉ कर चुके हैं. So 7 till 7.5. I will draw the line till 18. Next, 46. Oh, this is still 7.5. 1 second. चलो मैं थोड़ा तेज तेज बना देता हूँ. The next is still 46. So 46 is this. It's still 8. Then 8 till 8.75. 8.75 का क्या हुआ है? That's 24.
देन 8.75 पे 8, ये बन जाएगी आपकी फिगर, इस तरह का हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है। Now, part two, it says Yasser starts work each day at 9 a.m. He's paid overtime if he works later than 5:15. Estimate the number of days he is paid overtime during these 70 work days. So he starts work at 9 a.m. And if he works later than 5:15, so from 9 till 5:15, that gives you 8 hours and 8 whole 8.25 hours basically. This is the duration of work is 8.25 hours. So anything over 8.25 hours and he will be paid an overtime. अच्छा, ये जो कंडीशन होती है ना, आई एम ग्लैड कि ये क्वेश्चन आ गया, अच्छी बात है, ये क्वेश्चन की आप वर्किंग देख लें। इसमें जो है ना 8.25 वाली कंडीशन के अंदर द प्रॉब्लम इज कि 8.25 इज स्टक इन दिस वैल्यू। अच्छा, हाउ डू वी वर्क विद एन एस्टिमेशन ऑफ दिस टाइप? देखें 8.25 तो नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा, इट्स स्टक बिटवीन 8 एंड 8.75। बट आप उस चीज को नोटिस किस तरह से करें, समझें ऐसे, 8.25 का मतलब दिस ब्लॉक ऑफ 0.75 इज टेक्निकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। Why three parts? This is 0.25, this is also 0.25, this is also 0.25. So this block is actually divided into three parts. जिसमें से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इफ देर आर 18 पीपल आर इवनली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स इन दिस ब्लॉक। पहले पार्ट में देर आर 6 पीपल, देन देर आर अगेन 6 पीपल, देन देर आर अगेन 6 पीपल। नाउ दिस इज अ वेरी वेग आइडिया ऑफ डूइंग एन एस्टिमेट, बट दैट्स हाउ वी डू इट। इसलिए क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, हो सकता है किसी भी दिन वो ऊपर नहीं गया हो। मे बी ऑल दीज 18 days आर फॉलिंग अंडर द रेगुलर टाइम, हमें क्या पता। हो सकता है सारे के सारे डेज पे वो टाइम पे घर चला गया हो, देर इज नो ओवर टाइम। ये भी हो सकता है कि सारे डेज पे ओवर टाइम पे गया हो। सो जस्ट टू डिवाइड द वैल्यू, थिंकिंग कि अच्छा अगर इसमें हमारे पास 45 मिनट्स हैं, तो हमने रोज के हिसाब से डाल दिए कि ओके 15 15 मिनट्स के हिसाब से 6 डेज डाल देते हैं। 6 डेज वो 8:15 पे चला गया होगा, अगले 6 डेज वो 8:30 पे चला गया होगा, मतलब 15 मिनट्स एक्स्ट्रा करके। फिर नेक्स्ट 8 डेज, 6 डेज के ऊपर वो अगेन 8:45 पे चला गया होगा, 45 मतलब 75 वाला टाइम करके। मतलब ये सोचना कि 45 मिनट्स हैं तो हर 6 डेज आर डिवाइडेड इन 15 15 मिनट स्लॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बट हमें यहाँ पे एस्टिमेशन में ये राउंडिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप में से कोई ये सोचे कि सर आपको कैसे पता, हमें नहीं पता, वो तो इसलिए तो एस्टिमेशन कह रहे हैं। सो बेसिकली दिस टाइम ऑफ 45 मिनट्स is divided into slots of 15 15 minutes। उसका ओवर टाइम कब स्टार्ट होगा? ओवर टाइम स्टार्ट होगा इस टाइम के बाद से, यहां से, यहां से और इन दिनों पे। ये हैं उसके ओवर टाइम के डेज, दीज आर द ओवर टाइम डेज। क्योंकि ये दीज डेज फॉल आफ्टर 8.25 आवर्स, ये डेज फॉल कर रहे हैं शाम में 5:15 के बाद पे। ये उसके 8.25 घंटे वाली स्लॉट से आगे जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सो कीपिंग दैट इन माइंड, how many total days are we talking about? 6, 6, and 10. That's 22 days that we are talking about. So we expect him, आप अगर इसकी वर्किंग करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि 18 डिवाइड बाई 3 gives us 6, so that's 6 plus 6 plus 10. So approximately on 22 days we are expecting कि he will be paid in overtime out of 70 days. Is this clear? मैं दोबारा बता देता हूँ, देखें जो टोटल वर्क टाइम है वो है 9 AM टू 5:15 PM। 9 AM टू 5:15 PM, इसका मतलब हो गया 8.25 आवर्स।
8.25 आवर्स नहीं, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। टाइम में और ड्यूरेशन में फ़र्क होता है। 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। इफ़ द क्लॉक सेज 15 मिनट्स, बाय नंबर्स दैट मीन्स 1/4, 0.25। जब क्लॉक कहता है 15 मिनट्स, नंबर्स में उसका मतलब होता है 0.25। When the clock says 30 minutes, numbers में उसका मतलब होता है 0.75। When the clock says 45 minutes, numbers में उसका मतलब होता है 0.75। तो ये उन्होंने क्लॉक टाइम नहीं दिया हुआ, ये उन्होंने ड्यूरेशन दी हुई है। ड्यूरेशन मतलब वो कह रहे हैं 8.8 आवर्स से लेके 8.75। 0.75 का मतलब 45 मिनट्स। 45 मिनट्स हैं और 18 डेज हैं ऐसे। तो मैंने क्या किया, 45 मिनट्स को 15 15 मिनट्स के स्लॉट्स में डाला। क्यों? क्योंकि वो 8:15, जब वो 5:15 मतलब जब 8.25 आवर्स से ऊपर जाएगा तो वो ओवर टाइम में काउंट हो जाएगा। सो टेक्निकली द आइडिया और द वैल्यू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, पहले ये होगा 8 घंटे, 8 घंटे के बाद 8.25, देन 8.5 एंड देन 8.75। इस बीच में देर आर 18 डेज। उसको हमने डिवाइड किया है 6 डेज फॉर दिस टाइम स्लॉट, 6 डेज फॉर दिस टाइम स्लॉट, 6 डेज फॉर दिस टाइम स्लॉट। उसको ओवर टाइम कब मिलना शुरू होगा? इन डेज के अंदर, जब उसका ड्यूरेशन 8.25 आवर्स से ऊपर चला जाएगा, घंटे। सो फॉर दीज 12 डेज एंड फॉर दीज 10 डेज, 10 and these 12 days, that's a total of 22 days. एनी वन एल्स जिनको इस पे कोई कंफ्यूजन है? समझ आ गया? ये क्लियर है 22 डेज वाली बात? क्लियर? आई गेस सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ, एज फार एज, अब मैं जरा वापस उस पर आता हूँ लोसाय वाली बात के ऊपर। देखिए, लोसाय के अंदर ना हमने अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने। वी जस्ट नीड टू वर्क वर्क विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स बाय यूजिंग अ रूलर एंड अ स्केल। वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, बिकॉज अब ये क्वेश्चंस, these full questions are not part of the syllabus anymore for 4024 और for 0580 both। तो ये हमें नहीं करना है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी नहीं है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स जो है वो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। मे बी कल रात बात में देख लेंगे, कोई सेशन कर लेंगे इसके ऊपर, एंड वील टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस टिल क्वेश्चन नंबर 11। सो 8 9 10 11, दीज 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। आई थिंक 1 आवर की क्लास और एक्स्ट्रा होगी तो ये काम हो जाएगा। आप लोग अब खुद से पेपर मत करिएगा, ये मेरे साथ कर लें ताकि अच्छा है, फिर वो हमारा इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता रहे। ऑलराइट, सो बस ऑल द बेस्ट, विल सी यू ऑल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय।